नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम नीतीश बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। जी हां, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सख्त नजर आ रहे मुख्यमंत्री। लापरवाह पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की बात कही है उन्होंने। कोई भी अपराधी बचना नहीं चाहिए, ये कहा है मुख्यमंत्री ने। अपराध नियंत्रण के लिए मैन पावर बढ़ाया जाएगा पुलिस डिपार्टमेंट में, ये भी उन्होंने कहा है। पुलिस को सभी संसाधन भी मुहैया कराए जाएंगे। क्राइम को कंट्रोल में रखना हमारी प्राथमिकता होगी। हम आपको बता दें, बीते दिनों जिस तरह से एक के बाद एक लूट और हत्या की वारदातें सामने आ रही हैं, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे थे और इसी को लेकर मीटिंग की है मुख्यमंत्री ने और सख्त निर्देश भी दिए हैं। पिछली बार ही बता दिया था कि हम आते रहेंगे यहाँ, और जो समीक्षा की बैठक साल में हम करते रहे हैं वो तो हमने किया ही है, 2 राउंड किया है। लेकिन उसके अलावे बाकी सब चीज़ों के बारे में भी मेरे मन में ये बात आई कि इसको हम ज़रूर देखते रहेंगे कि आखिर पूरे पुलिस विभाग का, इस पूरे गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो पुलिस विभाग है, तो उसके अंतर्गत जो कुछ भी अन्य कई प्रकार के उनके काम हैं, एक एक चीज़ को देखना चाहिए। एक बार अगर 2 बार अगर कोई प्रेजेंटेशन में कुछ बात को रखते हैं, और ख़ास करके हम लोग क्राइम के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में चर्चा करते रहे हैं, या जो कुछ भी जो हम लोगों ने लागू किया शराबबंदी को, तो लेकिन उसके अलावे और सारी चीज़ें हैं उनको भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो हमने पिछली बार कहा था कि हम आते रहेंगे, तो इसलिए पिछले सप्ताह आए थे, आज भी हम आ गए। और आज आपको हम बता देते हैं कि आज हमने 2 चीज़ों को देखा, एक तो सीआईडी को और दूसरा बीएमपी को। तो सीआईडी की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अनेक प्रकार की जिम्मेवारी इस विभाग के अंतर्गत है। और जो क्राइम का जो फिगर है कि किस थाने में किस प्रकार का क्राइम हुआ, उसके पूरे आंकड़े उन्हीं के पास होते हैं। और उन्होंने पिछले 2 वर्षों से जो कुछ भी दिखाया है और एक एक चीज़ को कहा कि आप देखिए, जांच करिए, और किस तरह से इस काम में कोई देरी हो रहा है या किसी के इंक्वायरी में, इन्वेस्टिगेशन में, इन सब चीज़ों को देखिए। तो ये बात हुई। तो आज पूरे तौर पर हमने जानबूझ करके सीआईडी का पूरा उसकी समीक्षा इसलिए की है कि क्या इनको ज़रूरत है और किस काम को किस प्रकार से ही कर रहे हैं। तो एक एक चीज़ को देख करके उनके और जितने उसमें अन्य लोगों की आवश्यकता है, अधिकारियों की ज़रूरत है, दूसरे अपने पुलिस पर्सन्स की ज़रूरत है, इन सब के लिए आज हमने एक बात कर दी है कि वो प्रपोजल आप लोग ले आइए और इसको ज़रूर करिए, ताकि निश्चित समय पर, और सिर्फ यही नहीं है कि कुछ मामले को दे दिया जाता है सीआईडी को, कई मामले को इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया जाता है। तो सीआईडी का जो इन्वेस्टिगेशन है, ऐसा न हो कि वो समय पर नहीं, वो भी बिल्कुल समय पर होना चाहिए। तो इसके इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए आपके यहाँ क्या है, तो एक एक चीज़ को हमने देख लिया और जो कुछ भी हमको उसमें सुझाव देना था हमने दे दिया। अब उसके आधार पर, ताकि ये पूरा का पूरा सीआईडी का बल मजबूत रहे और सिर्फ जानकारी नहीं लेना, एक एक चीज़ पर निगरानी रखना और नज़र रखेंगे। अभी भी कई चीज़ों को दिया जाता है, एक तो सीआईडी इंक्वायरी करती है और दूसरी चीज़ है कि सीआईडी इंक्वायरी जो हो रहा है उसको देखती है, लेकिन उस सर्टेन कुछ ही मामले होते। तो अब जो भी कहीं भी अपराध हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो एक एक चीज़ के बारे में पूरी जानकारी रखना और अपराध को नियंत्रित करने के लिए क्या काम किया गया उस पुलिस बल के द्वारा या इसके द्वारा। और इसके अलावे आप जानते हैं कि हम लोगों के यहाँ जो कुछ भी जिला में पुलिस का मुख्यालय रहता है या जनरल जो भी है जिला का, सब कुछ डीएम का, एसपी का, सबका एक साथ होता है। तब इसमें भी हमारे कई प्रकार के विंग्स हैं, तो उनके लिए कोई जगह नहीं, तो वो भी जगह हमने आज तय करवा दिया है कि भाई उसके साथ ही आप इसका बिल्डिंग बगल में ही बनाएंगे। तो ये पूरी बात हुई है, मतलब एक एक उसके डिटेल्स में कि कहाँ क्या ज़रूरत है, ताकि ये इफ़ेक्टिवली प्रभावी ढंग से जो इनकी जिम्मेवारी है इसको काम करें, सब चीज़ पर नज़र रखें। और कहीं कोई अपराध के बारे में तो अब जानते हैं कि 2 विंग बन गया है हर थाने में। एक हिस्सा को कर दिया गया है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर को देखेगा
और एक हिस्सा को देखा गया है कि उसको जांच करना है अपराध का। तो ये दोनों काम कर रहा है। तो जो भी अपराध का जांच होगा उसको एक एक चीज़ पर अगर कोई पूरे तौर पर, एक तो जिम्मेवारी है एसपी की, जिम्मेवारी है डीआईजी इसके उसकी, तो उनको जो भी आईजी की, तो ये लोग तो करेंगे ही, लेकिन एक एक चीज़ पर पूरे तौर पर इनको देखना पड़ेगा सीआईडी को। तो एक बात तो ये हमने निर्णय कर दिया है कि ताकि कहीं भी कुछ क्राइम हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, क्या उसमें इन्वेस्टिगेशन का हुआ, ये पूरे तौर पर एक एक चीज़ को देखना बहुत जरूरी है। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम बेहद सख्त नजर आ रहे हैं और नए साल में जो ये समीक्षा बैठक हुई है उसमें दो अहम बातें कि पुलिस जब भी इस तरह की घटना होती है तो ये कहा जाता है कि संसाधन की कमी है और दूसरी चीज मैन पावर की कमी है, उसको दुरुस्त करने की भी बात कही। साथ ही हर एक पहलू पर बहुत ही बारीकी से चर्चा इस बैठक के दौरान की गई है, कमियों को दूर करने की बात कही गई है। इधर दूसरी बड़ी खबर की बात करें, खनन मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है कि पोर्टल की लॉन्चिंग के दौरान ये बड़ा बयान सामने आया है जीवेश कुमार मिश्रा का। भ्रष्टाचार पर लगाम के लिए के पोर्टल जरूरी है। जीवेश मिश्रा ने कहा लाइसेंस के नाम पर अभी तक बड़ी गड़बड़ी होती रही है। जीवेश मिश्रा ने कहा है बिहार में दरअसल के पोर्टल लॉन्च किया गया है और इसी दौरान ये बातें खनन मंत्री जीवेश मिश्रा ने कही हैं। के पोर्टल की लॉन्चिंग के दौरान ही उन्होंने कहा है कि लाइसेंस के नाम पर बड़ी गड़बड़ी होती थी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए दरअसल के पोर्टल बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि इससे पहले राजस्व और भू सुधार मंत्री रामसूरत राय ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा था कि उनके विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अब अगर मैं ये कहूं कि सिस्टम में गड़बड़ी नहीं हुई थी तो कहीं ना कहीं ये तो एक आदर्श बात हो जाएगी। सबको मालूम है कि सभी सिस्टम में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं खामियां हैं। मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि के लाइसेंस के चक्कर में कुछ अवैध खनन वाले लोग भी अपना नीचे के पदाधिकारियों से सेटिंग करके अपनी बल्ले बल्ले करते थे। तो कहीं उन्होंने लाइसेंस कहीं का लिया हुआ है खनन का, स्टॉक यार्ड कहीं बनाया, वहाँ से बालू निकाला, रास्ते में उसको कहीं सोल्ड कर दिया और फिर नए जगह उसी चालान का इस्तेमाल अवैध खनन के रूप में करता था। इसको रोकना भी हमारा इसमें एक ऑब्जेक्टिव था। के लाइसेंस जब ऑनलाइन निर्गत होगा तो हम समझते हैं कि इसमें भी रुकावट आएगी और सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो बिहार में अगर आप खनन के लिए लाइसेंस लेना चाहते हैं और आपको इसमें मुश्किल आ रही है या फिर आप खनन विभाग के चक्कर लगाकर थक चुके हैं तो ये आपके लिए राहत भरी खबर है। खनन विभाग ने खनन के लिए लाइसेंस के लिए के पोर्टल लॉन्च किया है। के पोर्टल के जरिए खनन का लाइसेंस लेना अब आसान हो जाएगा। पोर्टल के माध्यम से जांच के बाद 15 दिनों के भीतर आपको लाइसेंस मिल जाएगा। खनन मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा और प्रधान सचिव हरजोत कौर के सामने विभाग के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन दिया और बताया गया कि पोर्टल के जरिए कैसे लाइसेंस लिया जा सकता है और इससे कैसे गड़बड़ी पर लगाम लगाई जा सकती है। टाइम बॉन्ड के अंदर, एक टाइम फिक्स टाइम के अंदर उनके हाथ में लाइसेंस कैसे आ जाए बिना ऑफिस का चक्कर काटे हुए, ऑफिस का खेल खत्म करते हुए डायरेक्ट पोर्टल पे आकर के कोई भी आदमी अप्लाई करता है, एक क्लिक के साथ फॉर्म खुलेगा, उसमें अपना डिटेल भरकर देता है, सबमिट करता है। हम उसको लाइसेंस 15 दिन के अंदर विभिन्न प्रक्रिया से गुजारते हुए 15 दिन के अंदर उसको लाइसेंस देंगे। काफ़ी शिकायतें थी के लाइसेंसेस के बारे में ही कि उनका मिसयूज़ होता है और बहुत से अवांछनीय तत्वों को के लाइसेंस मिला है और बहुत से जो कहिए कि जो सज्जन लोग इस व्यवसाय में से जुड़ना चाह रहे हैं उनको आने में कठिनाई हो रही है। तो उन्हीं सब को देखते हुए हम लोगों ने इस तरह का एक सिस्टम बनाया है जिसमें हम लोगों को फीडबैक मिला है कि क्या क्या कमियां हैं या कहाँ पे किस जगह पे क्या परेशानी होती है, उसको हम लोगों ने रोकने का और उसका उपाय निकालने का प्रयास किया है। और राजनीतिक गलियारे से आज एक बड़ी खबर सामने आई। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक भरत सिंह ने दावा किया है कि 11 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। उन्होंने अजीत शर्मा और मदन मोहन झा का नाम भी लिया, साथ ही कांग्रेस को आरजेडी से अलग होने की सलाह दी। कि अभी जो 70 सीट मिला तो 70 सीट में जो अधिकतर सीट
जो है बाहरी लोगों को दे दिया गया। वैसे उम्मीदवार आए, वो बाहरी लोगों को आ गए पार्टी में, जो कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, और उसमें से 11 जीत गए जिनको कांग्रेस से कोई संबंध पहले से रहा नहीं है, और उनके पार्टी के जो लोकल लीडर है उनसे कोई लगाव नहीं है, पैसा लेना छोड़कर दूसरा कोई लगाव रहा नहीं। आज भी जीतने के बाद उनको कोई इकट्ठे रखने वाले नहीं। अभी जो मदन झा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो देख रहे हैं कि उनका छुट्टी नज़दीक आ गया है, छुट्टी हो ही रहा है, जय दिन में वो हैं, जाने वाले हैं, आगे भविष्य उनका कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो अब इसके अशोक चौधरी के रास्ते पर जाना चाह रहे हैं। ये उस एमएलए लोगों का जो मार्गदर्शक यही लोग बने हुए हैं। उसमें अखिलेश सिंह भी हैं, सदानंद सिंह हट गए हैं, लेकिन वो भी हैं इसलिए कि वो देख रहे हैं कि ये कार्यरूप हो जाता है तो बन जाएंगे एमएलसी। उनको जैसा सोच रहा है कि नॉमिनेशन वाला में एमएलसी बन जाएंगे, यही सब कारण है। यही हम जानकारी के बाद हम हाईकमान को अपने आगाह कर रहे हैं कि जो विलम्ब कर रहे हैं बिहार के मामले में, ये बिहार को समाप्त करने पर लोग लगे हुए हैं। जो आप जिन लोगों को त्रिदेव जो है बना हुआ है और कांग्रेस को जो बर्बाद किया, टिकट बेचने का जो दुकान खोला चलाते आया है, आप उनको जल्द से जल्द हटाइए ताकि पार्टी बच सके। तो बिहार कांग्रेस के सभी बड़े चेहरों पर आरोप लगाते हुए नजर आए हैं, बड़ा हमला करते हुए नजर आए भरत सिंह, और भरत सिंह के इस बयान के बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है। जेडीयू ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि भरत सिंह का यह बयान जाहिर करता है कि कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति बनी हुई है और संभवतः इसी कारण शक्ति सिंह गोहिल ने प्रभारी पद से इस्तीफा भी दिया है। लंबे समय से बिहार में कांग्रेस के लिए अच्छे हालात नहीं हैं और बिहार कांग्रेस तो पूरी तरह से कोमा में है। ये आरोप हमारा पहले भी था। इस आरोप की पुष्टि अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भरत सिंह के बयान से हो गई है, जिसमें कांग्रेस में संभावित भगदड़ की उन्होंने चर्चा की है और शायद इस बात को शक्ति सिंह गोहिल ने भी भांप लिया था और इसीलिए बहाना कुछ और ढूंढ करके उन्होंने बिहार कांग्रेस के प्रभारी पद से खुद को मुक्त करने की इच्छा जाहिर की। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि पार्टी के विधायक पूरी तरह से एकजुट हैं। उन्होंने भरत सिंह को ही दल बदलू नेता करार दिया। मैंने भी न्यूज में सुना है, बहुत आश्चर्य है कि भरत सिंह किस हैसियत से बोल रहे हैं। मैं विधानमंडल दल के नेता के हैसियत से बता रहा हूं, कोई कांग्रेस पार्टी में एक भी विधायक कहीं नहीं जाने वाला है। हम लोग इंटैक्ट हैं। और क्यों जाएंगे भाई, हम लोग महागठबंधन ने इतनी सीट जीती है, कोई कहीं जाने का मतलब क्या है? किस हैसियत से वो बोल रहे हैं? मैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय मदन मोहन झा जी से पूछा, ये कौन, ये 1985 में एक बार जीते थे और 7-8 बार पार्टी बदल चुके हैं। और सीधे आपको लिए चलते हैं एनएमसीएच, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं। कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज को लेकर क्या स्थिति यहां पर है, क्या तैयारियां हैं, इसका जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनएमसीएच पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आप पटना से देख पा रहे हैं। एनएमसीएच पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके साथ आपको नजर आ रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। जाहिर है इस मुख्यमंत्री ने इससे पहले ऐलान भी किया कि 5 महीने में बिहार के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा और इसको लेकर किस तरह के इंतजाम हैं यहां पर बिहार में, वो देखने के लिए, उसका जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं एनएमसीएच। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें कि एनएमसीएच को कोविड केयर सेंटर भी बनाया गया, जहां पर ट्रीटमेंट कोविड के मरीजों का लगातार चल रहा था और अब स्टोरेज की व्यवस्था यहां पर पूरी तरह से की गई है। एक रिपोर्ट के जरिए जो हमारे रिपोर्टर ने हमें भेजी, उसके जरिए हमने आपको दिखाया भी पहले कि किस तरह से वैक्सीन के स्टोरेज की यहां पर व्यवस्था की गई है, ताकि प्रदेश भर के लोगों को समय पर, जो कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि 5 महीने के भीतर सभी लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, इसकी पूरी तैयारी यहां पर की गई है। और
इसका खुद जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि उनके साथ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी एनएमसीएच पहुंचे हुए हैं और तमाम अधिकारी भी आपको कैमरे में तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। आप देख सकते हैं, दरअसल कोरोना का जो ये वैक्सीन है उसके लिए एक निश्चित तापमान होना चाहिए और उसी को लेकर तमाम इंतजामात यहां पर किए गए हैं। किस तरह से डीप फ्रीज में उसको रखा जाए, एक निश्चित तापमान पर उसको रखा जाए, स्टोर किया जा सके ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी सामने नहीं आए। इसी का जायजा लेते हुए यहां पर मुख्यमंत्री लगातार, हम आपको बता दें कि ट्रायल भी चल रहा है, वैक्सीन ट्रायल स्टेज पर है, तीसरे स्टेज का ट्रायल भी लगातार चल रहा है। लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी की जा रही है। 21 लाख वैक्सीन रखने की दरअसल एनएमसीएच में जगह है। यह व्यवस्था जो की गई है, इस व्यवस्था का जायजा लेने के लिए ही मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं और यहां जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे। तस्वीरें देखिए। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जानकारी दी जा रही है मुख्यमंत्री को। खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मुख्यमंत्री को तमाम व्यवस्थाओं की, सभी अरेंजमेंट्स की जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं कि हर तरह से व्यवस्था जो है पूरी तरह से मुस्तैद है, दुरुस्त है और किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। और आने वाले वक्त में जब टीकाकरण शुरू होगा तो हर किसी को सफलतापूर्वक कोरोना का ये टीका लगाया जा सकेगा ताकि कोरोना का समूल नाश किया जा सके। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हम आपको बता दें कि यहां पर 21 लाख वैक्सीन को रखने की व्यवस्था की गई है और इस इंतजाम को करने में जाहिर तौर पर काफी मेहनत लगी है। अस्पताल के अधिकारियों से लेकर तमाम कर्मचारियों की मेहनत इसमें है। इसी का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री यहां पर आपको न्यूज़ 18 के कैमरे में नजर आ रहे हैं। एनएमसीएच पटना से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वैक्सीन को यहां पर किस तरीके से स्टोर किया गया है ताकि किसी भी तरह की दिक्कत टीकाकरण में नहीं आए। वैक्सीन अगर जरा सा भी तापमान इधर उधर होता है, ऊपर नीचे होता है तो दिक्कत आ सकती है, वैक्सीन खराब भी हो सकता है और यही वजह है कि उसको सही तरीके से स्टोर करना बहुत जरूरी है, जिसकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। हम आपको बता दें कि अस्पताल प्रबंधन भी पूरी तरह से मुस्तैद, लगातार समय समय पर हमने खबरें भी आपको दिखाई, किस तरह से लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी की गई कि आप लोग ट्रायल में शामिल हों। किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई साइड इफेक्ट इस वैक्सीन को लेने से नहीं आ रहा है। और अब मुख्यमंत्री ने चूंकि ऐलान भी कर दिया है कि 5 महीने में प्रदेश के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। हम आपको बता दें कि ये देश का सबसे बड़ा वैक्सीन सेंटर है और यहां पर 21 लाख वैक्सीन रखने की व्यवस्था की गई है। इसी का जायजा मुख्यमंत्री इस वक्त लेते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के स्क्रीन पर आप मुख्यमंत्री को देख पा रहे हैं, साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी उनके साथ मौजूद हैं। ये जो पूरी टीकाकरण की प्रक्रिया होगी वो किस तरह से सुचारू रूप से चल सके, कैसे हर एक व्यक्ति को टीका लग सके, इसको लेकर तमाम इंतजामात किए गए हैं और इसी इंतजाम का, तैयारियों का जायजा इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी जानकारी, एक एक बात की जानकारी पूरी बारीकी से लेते हुए यहां पर मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं।
रवि एस नारायण यहां पर मौजूद हैं, उनसे ही ज्यादा जानकारी लेते हैं। रवि, देखिए चूंकि पहले आपने रिपोर्ट भी दिखाई थी कि किस तरह से यहां पर व्यवस्था की गई है वैक्सीन के स्टोरेज की, और सबसे बड़ी बात है कि देश का सबसे बड़ा वैक्सीन सेंटर है और इसी का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल सुनंदा, और कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहा था कि वैक्सीन के जो डिस्ट्रीब्यूशन है या पूरे बिहार भर में जो लोगों को लगना है उसको लेकर के तैयारियां जो है वो पूरी मुकम्मल कर दी गई हैं। लेकिन उसकी पूरी जानकारी जो है बारीकी से देखने के लिए आज खुद मुख्यमंत्री जो है वहाँ वैक्सीन सेंटर पे यहाँ पे पहुंचे हैं, और ये बिहार का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा वैक्सीन सेंटर है और स्टेट वैक्सीन सेंटर। और यहाँ पे जो वैक्सीन आएगा वो यहीं पे रखी जाएगी, उसकी क्या तैयारियां हैं, कहाँ रखा जाएगा, किस टेम्परेचर पर रखा जाएगा, और यहाँ से इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कहाँ पे किस तरह से किया जाएगा, उसके लिए जो गाड़ियां हैं वो भी फ्रीजर गाड़ियां होंगी। तो जाहिर है कोशिश यही है कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। रवि, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए, आप नजर जरूर बनाए रखें, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। और तस्वीर एक बार फिर से देखिए, सबसे बड़े वैक्सीन सेंटर पर मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हुए हैं जायजा लेने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान का आना काफी महत्वपूर्ण है। इस अभियान के तहत समस्त भारतीयों को आत्मनिर्भर होने का आह्वान किया जा रहा है और नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत जो आईटीसी द्वारा पेश की जा रही है, आपको देश भर की ऐसी कहानियों से परिचय करवाएगा और ये बताएगा कि बिना किसी सरकारी सहायता के भारतीय समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इनोवेशन और उपलब्धियों की कहानियां जो भारत को एक संपूर्ण राष्ट्र होने की परिभाषा को बयां करती है, ऐसी ही एक कहानी है कश्मीर में एक एमबीए छात्र के ऑनलाइन सेब बेचने की। कश्मीरी सेब दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन महामारी की वजह से इस साल सेब के बागानों पर गहरा असर पड़ा है। शोपियान के एमबीए ग्रेजुएट अदनान अली खान ने इससे निपटने के लिए एक नायाब तरीका ढूंढ निकाला है। उसने सेबों की मार्केटिंग के लिए डिजिटल रूट अपनाया है। मेरा विजन और मिशन यही है कि हर फार्मर के पास एक ऐप हो और जो भी उसका माल हो जैसे भी हो वो उसको पैक करे, ब्रांड करे, मोबाइल से इसको सेंड करे, मैसेज करे, उसका शिपिंग कंपनी घर आनी चाहिए, पिक करनी चाहिए, उसके अकाउंट में पैसा आना चाहिए। ये मेरा विजन है। अदनान ने देश और विदेश में कुल मिलाकर अब तक 10,000 से ज्यादा के ऑर्डर डिलीवर किए हैं और उसे इस काम के लिए कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी मिला है। वो इस समय कश्मीरी प्रोडक्ट्स के वैल्यू एडिशन में पीएचडी कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली हमारा जो ओवरऑल जो मेरा अपना प्रोडक्शन है 3,000-5,000 पेटी तकरीबन हमारा है, तो उसमें हमने यही किया कि इनोवेशन किया कि इसको हम 6 पैक, 4 पैक, 3 पैक, सिंगल पैक एप्पल में हम इसको पैक करें और लोगों तक पहुंचाएं। जॉब सीकर से लेकर एम्प्लॉयमेंट जनरेटर तक अदनान स्वाभिमान के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। भारत भर से ऐसे ही सफलता की और कहानियां देखने के लिए बने रहें नेटवर्क 18 के खास पहल आईटीसी प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए जोहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।